बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा पहला टॉपिक चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस का पहला टॉपिक कॉन्सेप्ट इन होम्योस्टेसिस है। सबसे पहले मैं आपको होम्योस्टेसिस बताऊंगा कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं किताब पर, द वर्ड होम मीन फंक्शंस एंड स्टेटिस मीन फंक्शन। तो बेसिकली होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन ये है कि मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फंक्शन, जो हमारी बॉडी में फंक्शंस को हमारे मेंटेन करता है। जैसे कि कोई भी इन्वायरमेंट चेंज हो जाए जिसकी वजह से, लेकिन हमारे जो बॉडी में फंक्शंस है वो प्रॉपर परफॉर्म करते हैं, वो होम्योस्टेसिस की वजह से है। होम्योस्टेसिस यानी कि होम्योस्टेसिस की बेसिक डेफिनेशन ये है कि मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फंक्शंस। होम्योस्टेसिस के हम एग्जांपल्स ये कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और हाइपरटेंशन की स्टेज आ जाती है तो हमें बार बार यूरिन एक्सक्रीट करना पड़ता है, या हमें बार बार यूरिन आता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, और ये सब होम्योस्टेसिस की वजह से है। होम्योस्टेसिस की जो बुक पे डेफिनेशन लिखी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, वो है द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज टर्म्ड होम्योस्टेसिस। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक इंटरनल इन्वायरमेंट है और जो बाहर है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो जो चेंजेस आती हैं, जो जो उसमें उसके कंपोनेंट्स फ्लक्चुएट करने की वजह से जो इंटरनल इन्वायरमेंट पे उसके असरात होता है, उसको मेंटेन करता है होम्योस्टेसिस। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशंस की वजह से जो इंटरनल इन्वायरमेंट पे अफेक्ट प्रोड्यूस होता है, अफेक्ट होता है, उसको मेंटेन करता है, वो होम्योस्टेसिस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं, बहुत सारी जो चेंजेस आ गई हैं उसका अगर असर जो पड़ेगा वो इंटरनल इन्वायरमेंट में, उसकी मेंटेनेंस होम्योस्टेसिस करेगा। उसके बाद जो कुछ ससेप्टिबल कंपोनेंट्स होते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट के, जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अफेक्ट होते हैं, मतलब कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस की वजह से जो इंटरनल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स अफेक्ट होते हैं, वो वाटर, सॉल्यूट्स एंड टेम्परेचर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बाहर वाटर ज़्यादा है और इंटरनल इन्वायरमेंट वो में वाटर कम है, तो वाटर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरनल इन्वायरमेंट पर आ जाएगा। जिस तरह इंटरनल इन्वायरमेंट में सल्यूट ज़्यादा है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बाहर सल्यूट कम है, तो सल्यूट इंटरनल इन्वायरमेंट से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरफ चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो, द वर्ड ओस्मो मीन है वाटर एंड सल्यूट। ओस्मो का मतलब है वाटर एंड सल्यूट, एंड रेगुलेशन का मतलब है मेंटेनेंस। तो उसकी डेफिनेशन ये होती है, द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सल्यूट इन द बॉडी इज कॉल्ड ओस्मो रेगुलेशन। द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सल्यूट्स इन द बॉडी इज कॉल्ड ओस्मो रेगुलेशन। उसके बाद हमारे पास एक फिनोमा आता है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है तमाम प्लांट्स और एनिमल्स की ज़िंदगी में, क्योंकि हम इस प्रोसेस के थ्रू नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये हुई, द फिनोमिना इन विच वी रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट हार्मफुल मेटाबोलाइट्स इज नोन एज एक्सक्रीशन। उसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन आती है थर्मो रेगुलेशन की। द वर्ड मीन थर्म मीन टेम्परेचर and regulation mean maintenance. The maintenance of internal temperature within a tolerable range. Tolerable range मतलब कि कभी इंटरनल टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, तो उसको मेंटेन जो करता है उसको थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। जैसा कि आप साइड बॉक्स में देख रहे हैं कि एक होम्योस्टेसिस की एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। Homeostasis is the central requirement in the maintenance of an organism which compels the adaptation in the constant changing conditions and contribute in evolutionary process। इसका मतलब ये है कि होम्योस्टेसिस है हमारी बॉडी की सेंट्रल रिक्वायरमेंट है। अगर होम्योस्टेसिस का फिनोमिना नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, उनकी बॉडी में वाटर और सल्यूट्स की कंसंट्रेशन वाटर एंड सल्यूट की कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं हो पाएगी अगर होम्योस्टेसिस नहीं होगा। और दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि होम्योस्टेसिस हर तरह के इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिजम्स को एडजस्ट करने में मदद देता है, इसलिए होम्योस्टेसिस का किरदार हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम है। उसके बाद यहाँ लिखा गया है कि दो तरह के कंट्रोल सिस्टम होते हैं, एक लिविंग कंट्रोल सिस्टम होता है और एक
फिजिकल कंट्रोल सिस्टम होता है, जैसा कि आप इस पेज पे देख रहे हैं। दो तरह के कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, एक फिजिकल कंट्रोल सिस्टम होता है, एक लिविंग। दोनों जो कंट्रोल सिस्टम होते हैं वो सेम फिनोमिना पर काम करते हैं, सेम प्रिंसिपल पर काम करते हैं। दोनों कंट्रोल सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, रिसेप्टर्स, कंट्रोल सिस्टम एंड अफेक्टर। 3 कंपोनेंट्स जो मैंने आपको बताया, रिसेप्टर, कंट्रोल सिस्टम एंड अफेक्टर। रिसेप्टर एक स्टिमुली है, यानी कि वो चेंज को डिटेक्ट करता है। रिसेप्टर का मेन फंक्शन है वो चेंज को डिटेक्ट करेगा और उसके बाद मैसेज कंट्रोल सिस्टम को भेजेगा। कंट्रोल सिस्टम है हमारा ब्रेन मैसेज को उसमें मैसेज को लेगा रिसेप्टर से और आगे इफेक्टर को मैसेज करेगा ताकि वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सके। यहाँ हमारे पास सिर्फ 3 काम हो रहे हैं। रिसेप्टर ने चेंज को डिटेक्ट किया, कंट्रोल सिस्टम के पास भेजा, कंट्रोल सिस्टम जो कि हमारा ब्रेन है उसने उस मैसेज को लिया और अफेक्टर को भेजा ताकि वो इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये जो रिसेप्टर हमारा चेंज को डिटेक्ट करता है और जो हमारा कंट्रोल सिस्टम अफेक्टर को सिग्नल देता है ताकि वो अफेक्ट प्रोड्यूस कर सके, इसे फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। यानी कि डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग फॉर इफेक्टिव रिस्पॉन्स इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। यानी कि रिसेप्टर जो हमारा चेंज को डिटेक्ट कर रहा है और मैसेज कर रहा है कंट्रोल सिस्टम को, कंट्रोल सिस्टम आगे मैसेज कर रहा है अफेक्टर को ताकि वो इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके। इस मैकेनिज्म, इस फिनोमिना को हम फीडबैक मैकेनिज्म कहेंगे। फीडबैक मैकेनिज्म के बाद उन्होंने कहा नेगेटिव फीडबैक बेसिकली इन्वर्स इफेक्टर्स रिस्पॉन्स होता है। इन्वर्स इफेक्टर्स रिस्पॉन्स यानी कि इन्वर्स इफेक्टर रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि ये अगर बॉडी को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो ये मैसेज ब्रेन को भेजेगा और हीट को बॉडी में प्रोड्यूस करवाएगा। इसे हम इन्वर्स इफेक्टर्स रिस्पॉन्स कहते हैं। बेसिकली तो ये होता है कि जब हमें बुखार होता है तो हमारा टेम्परेचर हाई हो जाता है तो हमारा ब्रेन मैसेज करता है इफेक्टर को, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को स्वेटिंग होने लग पड़ती है। हमारी बॉडी को स्वेटिंग होने की वजह से हमारा टेम्परेचर लो होने लग पड़ता है। इसको इन्वर्स इफेक्टर रिस्पॉन्स इसलिए किया गया है क्योंकि जब बॉडी को ठंड लगती है तो बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर लो होने की वजह से ब्रेन इफेक्टर को मैसेज करता है, जिसकी वजह से वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है, इसलिए इसको नेगेटिव फीडबैक कहा गया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।